नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्षम भारत। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। आज हम उस दौर में हैं जब देश दुनिया भर को चुनौती देने वाले युद्धक विमान बना रहा है। आज रक्षा क्षेत्र में भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर हुआ है बल्कि बहुत सारे उत्पादों का निर्यात भी कर रहा है। देश में अत्याधुनिक हथियारों से लेकर लड़ाकू विमान बनाए जा रहे हैं जिसकी क्षमता चुनिंदा देशों के पास ही मौजूद है। सक्षम भारत की इस खास कड़ी में आज आप जानेंगे रक्षा जगत के लिए कितना कुछ बदला है पिछले 1 सालों में। कहने को तो यह साल 2023 था, पर रक्षा विकास के नजरिए से काफी अहम रहा है यह साल। दो 2023 रक्षा मंत्रालय के लिए एक ऐतिहासिक साल था, क्योंकि इस साल एक मजबूत, सुरक्षित, आत्मनिर्भर और समावेशी भारत बनाने के लिए इस दिशा में कई बड़े कदम उठाए गए। रक्षा और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के प्रयास नए सिरे से आगे बढ़े। देश में रिकॉर्ड रक्षा निर्यात और अब तक का सबसे ज्यादा रक्षा उत्पादन देखा गया। सीमा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, नारी शक्ति को बढ़ाना और पूर्व सैनिकों का कल्याण सुनिश्चित करना इस साल का लक्ष्य रहा। साल 2023 भारतीय सेना के लिए उपलब्धियों से भरा रहा। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना को अत्याधुनिक रक्षा उपकरण, लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर, परमाणु मिसाइल, युद्धपोत और परमाणु पनडुब्बियों से लैस कर दिया गया। सीमावर्ती इलाकों में पुल, सड़क और सुरंगों का महाजाल बिछा दिया गया। रक्षा में आत्मनिर्भरता के साथ भारतीय सेना ने सकारात्मक स्वदेशीकरण पर भी जोर दिया। 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में अब ऐसे 98 उपकरण शामिल हैं। इसमें अत्यधिक जटिल सिस्टम, सेंसर, हथियार और गोला बारूद को शामिल किया गया है, जिसे रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में दिए गए प्रावधानों के मुताबिक स्वदेशी तरीकों से खरीदा जाएगा। दो 2022-23 वित्त वर्ष में डिफेंस प्रोडक्शन ने नया रिकॉर्ड बनाया और 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया। एमएसएमई और स्टार्टअप्स को सप्लाई चेन में शामिल किया गया। इंडस्ट्री को जो डिफेंस लाइसेंस दिए गए वह 7-8 सालों में 200% से ज्यादा बढ़ा हुआ दिखा। इसी तरह डिफेंस एक्सपोर्ट ने भी नई ऊंचाइयों को छुआ। यह आंकड़ा 16,000 करोड़ तक पहुंच गया। यह पिछले वित्त वर्ष से 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा रहा। भारत अपनी सेनाओं को निरंतर आधुनिक बना रहा है, आत्मनिर्भर बना रहा है। हमारी सेनाओं ने ऐसे उपकरणों की एक लंबी लिस्ट भी बनाई है जिनकी खरीद अब स्वदेशी कंपनियों से ही की जाएगी। वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा पूंजी खरीद बजट का रिकॉर्ड 75% घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया था, जो 2022-23 में 68% से अधिक है। बेंगलुरु में 14वें एरो इंडिया के दौरान रक्षा मंत्री ने इस बात की घोषणा की थी। वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा मंत्रालय को कुल 5.94 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था, जो कुल बजट से 13.18% अधिक है। आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित पूंजी परिव्यय यानी कि खर्च को बढ़ाकर 1.63 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। साल 2023 में भारतीय वायुसेना को पहला C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट मिला है। इस विमान की सबसे बड़ी ताकत है शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग, जिसका फायदा यह होगा कि सीमा के नजदीकी इलाकों में किसी भी हालात में उड़ान भर पाना इस विमान के लिए संभव हो पाएगा।
और इस विमान को पाने में भारत स्वदेशीकरण के फॉर्मूले पर चल रहा है। इसके अलावा आज हम आपको बताएंगे कि भारत में कहां है सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री। इंडियन एयरफोर्स के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C295 बनाने के लिए वडोदरा में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखी गई। पहली बार मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारत की प्राइवेट कंपनी बना रही है। इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत में विमान को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस SA स्पेन मिलकर एयरक्राफ्ट बना रही है। इसके लिए स्पेन की कंपनी से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी। पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को मिल गया है। कुल 56 एयरक्राफ्ट वायुसेना को मिले हैं, जिसमें से 16 एयरक्राफ्ट स्पेन में ही असेंबल होगा। बाकी एयरक्राफ्ट टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलकर भारत बनाएगा। यह मध्यम लिफ्ट सामरिक विमान होगा जो बिना तैयार लैंडिंग ग्राउंड से उड़ान भरने और उतरने में सक्षम है। यह HS-748 एरो विमान की जगह लेगा। It's a major milestone not only for Indian Air Force but for the whole country for two reasons. One, for the Air Force, it improves our tactical airlift capability by leaps and bounds. For the nation, it marks the beginning of a new era for Atmanirbhar Bharat, wherein, as you are aware, after the first 16 aircraft roll out from this plant, the 17th aircraft onwards will be made in India. And for the Indian aviation industry, it's a big step. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को राष्ट्र के नाम समर्पित किया। यह फैक्ट्री भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा है। शुरुआत में यहां से लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन होगा। LUH एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित 3 टन वर्ग उच्च गतिशीलता की अनूठी विशेषता वाला सिंगल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है। शुरुआत में यहाँ हर साल लगभग 30 हेलीकॉप्टर का उत्पादन होगा, जिसे चरणबद्ध तरीके से आगे और बढ़ाया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो या तुमकुर में HAL के हेलीकॉप्टर यूनिट हो, ये आत्मनिर्भर भारत का वो बढ़ता सामर्थ्य है जिसने भारत के साथ साथ विश्व के लिए नए विकल्प और बेहतर अवसर जुड़े हैं। 21वीं सदी का नया भारत अब न कोई मौका खोएगा और न ही अपनी मेहनत में कोई कमी रखेगा। हम कमर कस चुके हैं। हम रिफॉर्म्स का रास्ते पर हर सेक्टर में रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। भारत अब 85 से अधिक देशों को हथियारों का निर्यात कर रहा है, जो मेक इन इंडिया सपने का सबसे बड़ा और एक सफल उदाहरण है। हमने दुनिया को अपनी डिजाइन और विकास की क्षमता भी दिखाई है। यह साल साक्षी बना है उस तस्वीर का जब प्रधानमंत्री ने स्वदेशी एयरक्राफ्ट तेजस में उड़ान भरी, और ऐसा करने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आइए देखते हैं इसकी एक खास झलक। रक्षा के क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता भारत अब 85 से अधिक राष्ट्रों को हथियार निर्यात कर रहा है। भारतीय उद्योग ने दुनिया को अपनी डिजाइन और विकास की क्षमता दिखाई है। वर्तमान में 100 कंपनियां रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रही हैं। निर्यात किए जाने वाले प्रमुख प्लेटफॉर्म में खास है डोनियर मिनी एडवांस टोड आर्टिलरी गन, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल, रडार, सिमुलेटर, बख्तरबंद वाहन, पिनाका रॉकेट, लॉन्चर, गोला बारूद, थर्मल इमेजर्स, बॉडी आर्मर। इसके साथ ही LCA तेजस, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट कैरियर की भी वैश्विक मांग बढ़ रही है। इस तस्वीर का साक्षी पूरा देश बना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस में उड़ान भरी, और ऐसा करने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने ट्विन सीटर फाइटर जेट में उड़ान भरी, जिसमें न सिर्फ स्वदेशीकरण की प्राथमिकता दिखी, बल्कि दुनिया को दिखाया गया कि तेजस की ताकत कितनी है।
एचएएल ने जिस तरीके से तेजस और तेजस के जरिए जिस तरीके से भारत का नाम रोशन हुआ है, उसमें जब प्रधानमंत्री ने फ्लाई किया, क्या रिएक्शन रहा उस वक्त के अनुभव को अगर आप हमारे साथ में शेयर कर सकें। देखिए, ये तो रेड लेटर डे था हमारे लिए कि प्रधानमंत्री तेजस में जब फ्लाई किए, तो हमारे लिए इतने सालों का जो हमारा मेहनत था उस पर तो एकदम वो एंडोर्समेंट था कि अगर देश के प्रधानमंत्री वो एयरक्राफ्ट में फ्लाई करते हैं तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और जितने भी आप देख रहे हैं हमारे लिए तो ये तो बहुत बूस्ट है और कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, तो हम और डट कर काम करेंगे। कोई मैसेज उनका मिला फ्लाई करने के बाद, वो आए और उनका कोई संदेश एचएएल को मिला हो, या फिर उन्होंने कोई रिप्लाई दिया हो फ्लाई करने के बाद? वो जब हमारे हैंगर में आए तो बोले कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमसे बोला बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें बहुत बेहद खुशी हुई है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए एचएएल तेजस बना रहा है, साथ ही इसे एक्सपोर्ट करने की भी तैयारी चल रही है। अमेरिकी इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जीई एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच फाइटर जेट के इंजन के प्रोडक्शन को लेकर एमओयू साइन हुआ है। फाइटर जेट के इंजन दोनों कंपनियां भारत में ही मिलकर बनाएंगी। पहली बार जेट इंजन भारत में बनाए जाएंगे। GEF 414 इंजन इंडियन एयरफोर्स के लिए बन रहे स्वदेशी फाइटर जेट में लगाए जाएंगे। इससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को भी सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। – 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अपनी बैठकों में सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को बढ़ाया है। इसके लिए कुल 3.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसमें से 2.20 लाख करोड़ रुपए का अधिग्रहण घरेलू उद्योगों से मिलेगा। इसके साथ ही एचएएल से हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और हल्के लड़ाकू विमान MK-1A की खरीद को मंजूरी मिल गई है। अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो बीते साल सीमा सड़क संगठन ने कई परियोजनाओं को देश के नाम किया है, जिसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय सेना की पहुंच को मजबूत करने के लिए सुरंग और पुल बनाने पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। आइए आंकड़ों के माध्यम से आपको समझाते हैं कि कैसे भारत दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग के लिए काम कर रहा है। 2023 में सीमा सड़क संगठन ने 118 परियोजनाओं को देश को समर्पित किया। उन्होंने 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में फैली 2900 करोड़ रुपए से अधिक की 90 परियोजनाओं की शुरुआत की। इनमें सबसे पहला नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का नेचिफू सुरंग। साथ ही 2 हवाई क्षेत्र, 2 हेलीपैड, 22 सड़कें, 63 पुल शामिल हैं। इन 90 परियोजनाओं में से 36 अरुणाचल प्रदेश में, 22 लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में 11, मिजोरम में 5, हिमाचल प्रदेश में 3। ये सारी परियोजनाएं सीमावर्ती इलाकों में ही हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय सेना की पहुंच को मजबूत करने के लिए वर्तमान में BRO 20 सुरंगों पर काम कर रही है, जिनमें से 10 निर्माणाधीन हैं और 10 योजना चरण में हैं। BCTD रोड पर 500 मीटर लंबी नेचिफू सुरंग सितंबर में रक्षा मंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई थी। इसके अलावा 4.1 किलोमीटर लंबी शिंकुला सुरंग का निर्माण जल्द ही शुरू होने की संभावना है, जो पूरा होने के बाद 15,855 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। इसी तरह सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में बालीपारा चारद्वार तवांग रोड पर यह परियोजना ट्विन ट्यूब कॉन्फ़िगरेशन की 2 सुरंगों को शामिल करती है। इससे तवांग के लिए सभी मौसम में कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। इसके पूरा हो जाने के बाद यह 13,800 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी बाय लेन हाईवे सुरंग होगी। वहीं जम्मू कश्मीर की कंडी सुरंग प्रतिकूल मौसम की स्थिति के बावजूद अखनूर से पुंछ रोड पर NH 144A पर 260 मीटर बन रही है। यह जम्मू से पुंछ तक कनेक्टिविटी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
सीमावर्ती इलाकों में इस साल 3179 मीटर पुल पूरे हो चुके हैं। 22 पुलों को पुनर्जीवित किया गया है। 7 मॉड्यूलर डबल लेन CL 70 ब्रिज की आपूर्ति और लॉन्चिंग के लिए GRAC के साथ MOU हुआ है। अब तक ऐसे 20 पुल पूरे हो चुके हैं। श्योक नदी पर स्थायी पुल लगभग 15,300 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया। अगर नारी शक्ति की बात करें तो तमाम बाधाओं को तोड़ते हुए कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। यहाँ महिलाओं की तैनाती को लेकर लंबे समय से बात चल रही है। महिला अधिकारियों के हाथ में यूनिटों की कमान भी दी जा रही है। शस्त्र एवं सेवाओं में JCOOR के रूप में महिलाओं को शामिल करने पर विचार चल रहा है। साल 2023 में लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली को भारतीय नौसेना युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी होने का गौरव प्राप्त हुआ। आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अधिकारियों को शामिल करने का काम प्रगति पर है। 2023 के दौरान 10 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट में नियुक्त किया जा चुका है। ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग के मुताबिक 145 देशों में से भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। साल 2023 में रक्षा मंत्रालय ने एक तरफ जहां सुरक्षा हथियार आयात का एक नया रिकॉर्ड बनाया, वहीं दूसरी ओर स्वदेशी निर्माताओं को भारत के इतिहास में सबसे बड़ा ऑर्डर भी मिला है। तभी रक्षा क्षेत्र ने 2023 में काफी सुर्खियां बटोरी हैं। भारतीय सेना ने दुनिया भर में अपनी सैन्य ताकत का लोहा मनवाया है। ग्लोबल फायर पावर की 2023 की रैंकिंग इसकी पुष्टि करती है। रैंकिंग के मुताबिक भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। ग्लोबल फायर पावर वेबसाइट दुनिया के देशों की रक्षा संबंधी जानकारी को ट्रैक करती है। इसने दुनिया के 145 देशों की सेनाओं की क्षमताओं का विश्लेषण करके 2023 की रैंकिंग जारी की थी। इस रैंकिंग में भारत की रैंक यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, पाकिस्तान जैसे देशों से बेहतर रही है। इस साल भारत ने कई देशों के साथ सुरक्षा को लेकर के डील को मंजूरी दी है। लगभग दर्जन भर देशों के साथ ब्रह्मोस मिसाइल बेचने पर बात चल रही है। इससे न सिर्फ आर्थिक फायदा होगा बल्कि बाकी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी का मौका भी हमें मिलने जा रहा है। उम्मीद है आने वाले साल में हम इसी तरह हर क्षेत्र में खुद को आगे बढ़कर एक नए भारत की तरफ कदम बढ़ाते रहेंगे। आज के लिए सक्षम भारत में इतना ही। आप आगे भी देखते रहें संसद टीवी। नमस्कार।